Hello students, I am Dr. Virender Singh from SKL Classroom Environment. Students, today we are going to discuss about the new topic, the last lesson. This is the first lesson of the book Flamingo Class Plus 2. Students, this is the chapter written by Alphonse Daudet, a French writer. Students, this Alphonse Daudet, he was from 1840 to 1897. If we watch seriously, we will find that he lived only for 57 years. 57 years, 57 साल तक ही ये हमारे बीच में रहे. स्टूडेंट्स, अल्फोंस डैडूट जो हैं, ये एक ऐसे राइटर थे जिन्होंने अपने बचपन के अंदर ही 14 साल की उम्र में 14 की एज के ऊपर इन्होंने अपनी पहली पोइम और पहला नॉवल इन्होंने लिख दिया था. इनके जीवन के एक और इंटरेस्टिंग फैक्टर यह है कि ये अपनी मैट्रिक क्लास कंप्लीट नहीं कर पाए थे. ही वॉज अंडर मैट्रिक इन एजुकेशन. ये जो आपकी स्टोरी है, द लास्ट लेसन, इट वॉज पब्लिश इन 1873. 1873 के अंदर ये चैप्टर आपका पब्लिश हुआ था. इनको पैरालिसिस का अटैक हुआ और इनका ट्रीटमेंट बहुत पेनफुल था और 57 साल की उम्र के अंदर ही ये हमारे बीच चले गए थे. स्टूडेंट्स, ये जो लेसन आपका है, द लास्ट लेसन, इसको करवाने से पहले मैं आप लोगों को थोड़ा सा यूरोपियन हिस्ट्री के अंदर लेकर के चलूंगा, बिकॉज दिस लेसन इज कंप्लीटली बेस्ड ऑन द बैकग्राउंड ऑफ यूरोपियन हिस्ट्री. इसकी बैकग्राउंड यूरोपियन हिस्ट्री के अंदर है और हल्का सा उसके बारे में लेकर के चलता हूं. उससे पहले मैं आपको इसका सेंट्रल आइडिया बता दूं. इस चैप्टर के अंदर राइटर कहना क्या चाहते हैं. राइटर आप लोगों को एक बहुत डायरेक्ट एक मैसेज देना चाहते हैं और ये बताना चाहते हैं कि युद्ध दो देशों के बीच में होता है, दो कंट्रीज के बीच में युद्ध होता है, लेकिन उनका अफेक्ट कॉमन पीपल के ऊपर भी होता है. उन युद्ध का अफेक्ट साधारण लोगों के ऊपर, स्टूडेंट्स पर और टीचर्स के ऊपर भी होता है. ये चीज दिखाने की कोशिश इस चैप्टर के अंदर की गई है. चैप्टर के अंदर यह भी बताने की कोशिश की गई है कि इंसान को अपनी देश से और अपनी भाषा से कभी भी मोह नहीं छोड़ना चाहिए. उनको अपनी भाषा से और अपने देश से प्यार करना चाहिए. यह भी चीज यहां पर दिखाने की कोशिश की है. और एक और बहुत इंपॉर्टेंट जो सेंट्रल आइडिया इसके अंदर दिखाया गया है वो है द डिवोशन ऑफ ए टीचर फॉर द कंट्री एंड फॉर द लैंग्वेज. ये चीज यहां पर दिखाने की कोशिश की है. आइए मैं आप लोगों को हल्का सा इसकी बैकग्राउंड में लेकर के चलता हूं. स्टूडेंट्स, यूरोपियन हिस्ट्री के अंदर आप लोगों ने सुना होगा फ्रैंको पर्शियन वार. एक युद्ध हुआ वहां पर जिसको फ्रैंको पर्शियन वार कहते हैं. क्या था ये युद्ध, इसको देख लो. स्टूडेंट्स, 1870 से और 71 के बीच में, 1870-71 के बीच में एक वार हुआ, फ्रैंको पर्शियन वार. इस किसके बारे में था? फ्रैंको मींस फ्रांस, वर्सेस ये तीन कंट्री थे, जर्मनी, पोलैंड और ऑस्ट्रिया. जर्मनी, पोलैंड और ऑस्ट्रिया तीनों ने मिलकर के एक आर्मी बनाई जिसका नाम क्या दिया गया? पर्शिया. पर्शिया जिसको कहा गया. तो इन तीनों कंट्री ने इकट्ठे होकर के फ्रांस के साथ एक युद्ध किया और उस युद्ध के अंदर ये तीनों कंट्री जो जिनको पर्शिया कहा गया था, या ये कहिए पर्शियन आर्मी जिसको कहा गया था, वो आर्मी जीत गई और फ्रांस का एक हिस्सा, इसके दो डिस्ट्रिक्ट्स, कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट थे? अल्सेस और लॉरेन. ये दो डिस्ट्रिक्ट्स हैं जो जर्मनी के बॉर्डर के बिल्कुल साथ साथ हैं. इन दो डिस्ट्रिक्ट के ऊपर इनका कब्जा हो गया. अगर सही मायने में देखा जाए तो ये पर्शिया जो था ये वास्तव के अंदर जर्मनी के द्वारा ही लेड था. जर्मनी ही उसके अंदर लीडर थी और इसके द्वारा ही ये पूरी के पूरी आर्मी कंट्रोल की जा रही थी. अगर हम दूसरे शब्दों के अंदर कहें तो ये होगा कि फ्रांस के ये दो डिस्ट्रिक्ट अल्सेस और लॉरेन ये जर्मनी के कब्जे में आ गए. अब क्योंकि यहां पर अब से पहले ये अल्सेस और लॉरेन किसके हिस्से थे? फ्रांस के हिस्से थे. लेकिन अब ये किसके हिस्से बन गए? ये जर्मनी के हिस्से बन गए. जब ये फ्रांस के हिस्से थे तो इनमें भाषा कौन सी बोली जा रही थी? फ्रेंच भाषा बोली जा रही थी, क्योंकि फ्रांस की भाषा फ्रेंच ही है. तो वहां पर फ्रेंच भाषा बोली जा रही थी. लेकिन अब ये किसके हिस्से बन गए? जर्मनी के बन गए. इसलिए नए ऑर्डर्स आ गए हैं कि फ्रेंच भाषा को हटाया जाए और यहां पर कौन सी भाषा आ जाए? जर्मन भाषा बोली जाए. स्टूडेंट्स, आपको एक चीज और बता दूं मैं, जो अल्सेस जो डिस्ट्रिक्ट है, ये अल्सेस ये दुनिया में बहुत ज्यादा पॉपुलर है शराब प्रोडक्शन के अंदर. दुनिया की सबसे अच्छी बियर और शराब यहां अल्सेस के अंदर पैदा होती है, फ्रांस के अंदर. मैं आप लोगों को मैप के माध्यम से क्लियर करके दिखाता हूं. स्टूडेंट्स, ये देखिए
मैं कैमरे के सामने कर रहा हूं, ये देखिए ये मैप है, ये जो बड़ा मैप दिखा रहा है ये है फ्रांस का, इसके साथ ये जर्मनी है और इसके साथ इस जर्मनी के साथ ही बिल्कुल एडजेसेंट यहां पर पोलैंड है ऊपर, और इसके नीचे यहां पर ऑस्ट्रिया है, यहां पर स्विट्जरलैंड के साथ। तो ये ऑस्ट्रिया, जर्मनी और पोलैंड, इन तीनों ने मिलकर के एक सेना बनाई जिसको क्या कहा गया, पर्शियन आर्मी। और इन्होंने इस फ्रांस के ऊपर आक्रमण किया, और इस आक्रमण के अंदर ये जो एरिया आप लोग देख रहे हो, ये आल्सेस, नीचे आल्सेस और ऊपर लोरेन का जो ये एरिया, ये हल्के ये डॉटेड बाउंड्री जो दिखा रखी है यहां पर, ये एरिया फ्रांस जर्मनी ने फ्रांस से छीन लिया इस युद्ध के दौरान। और अब इस एरिया के ऊपर कब्जा किनका हो गया, जर्मनी का हो गया डायरेक्ट वे के अंदर। वैसे आप लोगों को बता दूं कि जो ये एरिया है इसके अंदर आधी फ्रेंच बोली जाती है और आधी जर्मन भाषा बोली जाती है। आज भी इसके अंदर यही हालत है, क्योंकि ये एरिया जो जर्मनी के बिल्कुल साथ है, इसके अंदर ये जब 1871 के अंदर ये जर्मनी के पास चला गया था, लेकिन जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ तो उसके अंदर फ्रांस ने इसको वापस छीन लिया था। तो इस तरह से यहां की भाषा कभी जर्मनी हुई, कभी जर्मन भाषा हुई, तो कभी फ्रेंच भाषा हुई। तो यहां के जो लोग हैं अब यहां पर 50-50 है, 50% यहां पर जर्मन भाषा बोलते हैं, तो 50% के लगभग यहां पर फ्रेंच भाषा भी बोलते हैं। तो ये था इसका मैप यहां पर। अब आइए मैं आप लोगों को यहां लेकर के चलता हूं इस चैप्टर के अंदर क्या है। स्टूडेंट्स, मैंने आप लोगों को बताया कि इस चैप्टर के अंदर राइटर ये बताना चाहते हैं कि कॉमन पीपल के ऊपर युद्ध का कितना असर पड़ता है। वो ये भी बताना चाहते हैं कि व्यक्ति को अपनी भाषा से और अपने देश से प्यार करना चाहिए। पैट्रियोटिज्म अपनी लैंग्वेज और अपने कंट्री के प्रति हर व्यक्ति को होना चाहिए, वो एल्फोन डेडूट्स यहां पर बताना चाहते हैं। और अपनी इन बातों को वो सिद्ध कर रहे हैं किसके माध्यम से, ये स्टोरी के अंदर दो कैरेक्टर्स दे रहे हैं, वो एक फ्रेंच और दूसरे एम हेमल। ये दो कैरेक्टर्स वो यहां पर हमें दे रहे हैं। फ्रेंच एक स्कूल गोइंग बच्चा है और एम हेमल ये स्कूल टीचर हैं। एम हेमल के अंदर आप लोगों को एक ट्रेडिशनल टीचर का चेहरा नजर आएगा। कितने डेडिकेटेड थे ये टीचर्स, कितना सैक्रिफाइस करते थे अपनी स्कूल के लिए, वो आप लोगों को एम हेमल के अंदर नजर आएंगे। आइए हम शुरू करते हैं। स्टूडेंट्स, फ्रेंच जो बच्चा है, स्कूल गोइंग बच्चा है, एक दिन की ये घटना बता रहे हैं कि ही वॉज लेट फॉर स्कूल से वो लेट हो गए थे, एंड ही वॉज टेरिफाइड, ही वॉज अफ्रेड ऑफ एम हेमल हिज टीचर। अपने एम हेमल टीचर से वो भारी डरता है। क्यों? क्योंकि एम हेमल ने उनको एक वर्क दिया था, ग्रामर का एक टॉपिक दिया था, एंड द नेम ऑफ द टॉपिक वाज पार्टिसिपल्स। एक पार्टिसिपल्स का टॉपिक एम हेमल ने बच्चों को पढ़ने के लिए दिया था, लर्न करने के लिए दिया था। अब ये पार्टिसिपल्स क्या होते हैं बच्चे, शायद आप लोगों ने अपनी छोटी क्लासेस के अंदर पढ़े होंगे। नॉन फाइनाइट्स एक टॉपिक होता है ग्रामर का, उसके अंदर इन्फिनेटिव, जेरेंड एंड पार्टिसिपल्स ये टॉपिक चलता है। जब हम कभी क्लास लगाएंगे नॉन फाइनाइट्स की, उस वक्त आप लोगों को मैं पार्टिसिपल्स का बताऊंगा। लेकिन फ्रेंच की प्रॉब्लम ये थी कि वो पार्टिसिपल्स का तो फर्स्ट लेटर पी भी नहीं जानता था। इसका मतलब उसने कोई तैयारी नहीं की थी, इसलिए वो डरा हुआ था कि अगर मैं स्कूल जाऊंगा तो डेफिनेटली टीचर मुझे पीटेंगे, मुझे धमकाएंगे, ऐसा वो सोचता था। इसलिए फ्रेंच ने सोचा कि मैं भाग जाऊं, स्कूल ही ना जाऊं, जिसको आप अपनी भाषा में बंक मारना बोलते ना, बंक मारना, कि मैं स्कूल से भाग जाता हूं और जंगल में चला जाता हूं, वहां पक्षियों को देखता हूं, और वहां पर जो पर्शियन जो सोल्जर्स थे वो ड्रिल कर रहे थे, एक्सरसाइज कर रहे थे, मैं उनकी एक्सरसाइज को देखता हूं। लेकिन इसने देखा कि हे भगवान, गर्मी बहुत अधिक है, और इसलिए ये स्कूल की तरफ वापिस चल देता है। अब यहां पर स्टूडेंट एक नई घटना आती है। देयर वाज क्राउड बिफोर बुलेटिन बोर्ड। अब यहां एक बुलेटिन बोर्ड आया है। जब ये स्कूल जा रहा है तो रास्ते के अंदर देयर वाज बुलेटिन बोर्ड, एंड बिफोर बुलेटिन बोर्ड देयर वाज क्राउड। बड़ी भारी भीड़ थी वहां पर। अब ये आश्चर्यचकित हो जाता कि आज क्या हो गया, यहां इतनी भीड़ क्यों है। अब ये बुलेटिन बोर्ड क्या है स्टूडेंट्स, उन दिनों टीवी और रेडियो तो होते नहीं थे, तो क्या कर रखा था लोगों ने, एक बिल्डिंग थी, उस बिल्डिंग की दीवार के ऊपर बोर्ड टाइप के अंदर बना रखा था, और जो भी कोई नया न्यूज आता था, क्योंकि युद्ध चल रहा था, तो युद्ध से संबंधित जो भी कोई नई न्यूज आती थी वो वहां पर या तो पेस्ट कर दी जाती थी या उनको लिख दिया जाता था। इसलिए लोग आते थे और वहां पर उस बोर्ड को देखते थे, और वार से संबंधित, युद्ध से संबंधित जितने भी न्यूज होते थे वो सब वहां पर ले लेते थे। फ्रेंड्स बताता है कि 2 साल से लगातार वहां पर सब सैड न्यूज आ रहे थे, वहां पर ऑर्डर्स आ रहे थे, आर्मी के ऑर्डर्स आते थे, वहां पर डिफीटेड एरिया से संबंधित न्यूज आती थी और सैड न्यूज आते थे वहां पर 2 साल से लगातार।
लेकिन ये यहां से भी चल देते हैं और ये सीधे अपने स्कूल में पहुंचते हैं फ्रेंड्स। लेकिन स्कूल में जाकर के आज इसको अनयूजुअल एनवायरनमेंट नजर आता है, बड़ा ही अनयूजुअल। अनयूजुअल का मतलब होता है बच्चों कि जो साधारणतः नहीं, जो साधारणतः हमेशा होता है वो उस दिन ना होना, उसको अनयूजुअल कहते हैं। आज जो इसने क्लासरूम में जाकर के देखा, स्कूल में गया तो इसने पाया कि देयर वाज एक्सट्रीमली पीस एवरीवेयर, देयर वाज काम एवरीवेयर, वहां बिल्कुल शांति ही शांति थी। लेकिन आज से पहले तो क्या होता था, जब स्कूल लगता था तो वहां पर बहुत अधिक शोर शराबा होता था। वहां पर क्या होता था, बेंचेज को ओपनिंग एंड शटिंग की बहुत तेजी से आवाजें आती थी। बच्चे अपने जूतों से पीटते थे फर्श को तो उसकी साउंड आती थी। और जब बच्चे अपने क्वेश्चंस को क्रैम करते थे, रट्टे मारते थे, लर्न करते थे तो जोर जोर से बोलते थे और अपनी हथेलियों को कानों पर रख करके जोर जोर से बोलते थे ताकि उनको याद हो जाए। आपको ऐसा नहीं लगता कि ऐसा तो हम और आप भी कई बार करते हैं? जब हम किसी चीज को लर्न करने की कोशिश करते हैं तो स्कूल एनवायरनमेंट दिखाने की कोशिश की यहां पर पूरे का पूरा। लेकिन कहता है आज तो वहां पर अनयूजुअल सिचुएशन थी। देयर वाज पीस एवरीवेयर, देयर वाज नो साउंड, ऑल द स्टूडेंट्स हैड टेकन देयर सीट्स ऑलरेडी। बच्चे पहले ही अपनी सीट्स के ऊपर बैठे हुए थे। ये बहुत ही शर्माते हुए, ब्लस्ड, शर्माता हुआ, ब्लस ब्लस एक वर्ड आया है जिसका मतलब होता है शर्म से लाल हो जाना। ये क्लासरूम के अंदर जाते हैं और ये चुपचाप बैठ जाते हैं। He was surprised to see that in the classroom last benches, the benches which remained always empty, वो लास्ट बेंचेज जो हमेशा खाली रहती थी, today the villagers were sitting there. There was Mr. Hojar, there was ex-mayor, there was ex-postmaster, they were sitting there. But they were sad. They were full of grief. They were serious. All the students were also serious. तो ये वातावरण इसको बड़ा ही अटपटा लगा और ये भी चुपचाप जाकर के वहां पर बैठ जाता है। अब ये बताता है, फ्रेंड्स बताता है कि वहां पर बैठे बैठे मैंने वॉच किया कि अवर टीचर एम हेमल आज एक स्पेशल यूनिफॉर्म के अंदर थे। आज उन्होंने वो यूनिफॉर्म डाल रखी थी विच यूज टू वियर ऑन द इंस्पेक्शन डे और एनुअल डे, जो या तो इंस्पेक्शन वाले दिन पहनते थे या एनुअल डे के दिन पहनते थे। उनके सुंदर एक हैट था उनका और उन्होंने ग्रीन कोट डाल रखा था और वो दोनों ही चीजें उनकी एम्ब्रॉयडरी थी। एम्ब्रॉयडरी का मतलब होता है बच्चों जिसके ऊपर अलग से डिजाइन बना दी जाती हैं। लेकिन वहां पर जो टीचर थे वो भी बहुत ही ज्यादा उदास थे। टीचर खड़े हुए और उन्होंने संबोधित करना शुरू किया। अब बच्चों जो टीचर ने संबोधित किया वो मैं चाहता हूं कि आप लोगों को एग्जैक्ट वो वर्डिंग्स आप लोग सीखे, देखें जो टीचर ने वहां पर बोली है। वो क्या बोलते हैं, टीचर बोलते हैं, देखिए क्या कहते हैं। माय चिल्ड्रन, दिस इज द लास्ट लेसन आई शैल गिव यू। मेरे प्यारे बच्चों, ये मेरा लास्ट लेसन होगा आज जो मैं आपको देने जा रहा हूं। द ऑर्डर्स हैज कम फ्रॉम बर्लिन टू टीच ओनली जर्मन इन द स्कूल्स ऑफ आल्सेस एंड लोरेन। बर्लिन, बर्लिन कहां है बच्चों? बर्लिन जर्मनी की कैपिटल है, राजधानी है। तो एम हेमल कह रहे हैं बच्चों बर्लिन से, जर्मनी से ऑर्डर्स आ गए हैं किस चीज के लिए? फ्रॉम बर्लिन टू टीच ओनली जर्मन इन द स्कूल्स, कि अब आपका जो एरिया है आल्सेस और लोरेन के एरिया के अंदर अब केवल जर्मन भाषा पढ़ाई जाएगी, फ्रेंच नहीं पढ़ाई जाएगी। The new master comes tomorrow. The new German teacher will come tomorrow. This is your last French lesson. आज जो मैं आप लोगों को पढ़ाने जा रहा हूं ये आप लोगों का लास्ट फ्रेंच लेसन होगा। I want you to be very attentive. मैं चाहता हूं कि तुम सब के सब बच्चे बहुत ही अटेंटिव होकर के इस चीज को सुने, ऐसा एम हेमल कहता है यहां पर। और जब एम हेमल ये बताता है कि दिस इज द लास्ट लेसन, दिस इज द लास्ट लेसन ऑफ फ्रेंच लैंग्वेज, इसके साथ ही फ्रेंच को बहुत पीड़ा होती है और उसको फ्रेंच भाषा से अचानक प्यार होने लग जाता है। ये वही भाषा है फ्रेंच भाषा जिसको फ्रेंच ने अब तक पढ़ना लिखना नहीं सीखा था। और जब उनको यह पता लगा कि दिस इज द लास्ट लेसन ऑफ आवर टीचर एम हेमल, तो उनको अब टीचर भी बहुत अच्छे लगने लगे थे। वो टीचर जो उनको हमेशा क्रैंकी यानी कि हाफ मैड टीचर नजर आते थे, आज वो टीचर उनको बहुत अच्छे लगने लग गए। अब फ्रेंच को वो सभी बुक्स जिनको वो बर्डन समझता था, वो हिस्ट्री की बुक्स, वो दूसरी जो बुक्स लैंग्वेज बुक्स होती थी जिनको वो बर्डन समझता था, मैथ्स बुक्स, अब वो उसको अपनी फ्रेंड्स नजर आने लगी। टीचर, स्टूडेंट्स, इसके बाद टीचर खड़े होते हैं और वो सीधे ही फ्रेंच से बात करना शुरू करते हैं। उनसे
पूछते हैं कि वो क्या पढ़ करके आए हैं, लेकिन फ्रेंड्स कोई जवाब नहीं दे सकते और वो घबरा जाते हो, कंफ्यूज हो जाते हैं। इस पर टीचर ने उनको आज स्कोल्ड नहीं किया, धमकाया नहीं, बल्कि उन्होंने कहा, फ्रेंड्स, लिटिल फ्रेंड्स, इट इज नॉट ओनली यू बट देयर आर सो मेनी स्टूडेंट्स। अकेले तुम ही नहीं हो जो काम नहीं करके आए, यहां पर और भी बहुत बच्चे हैं। हमारे साथ यही प्रॉब्लम है कि हम अपने कार्य को हमेशा आगे टालते रहते हैं। वो आगे ये भी बताते हैं कि ये तुम्हारी अकेली प्रॉब्लम नहीं है, इसमें तुम्हारे पेरेंट्स भी दोषी हैं, क्योंकि वो भी आप लोगों से पढ़ने के बजाय खेतों में काम करवाना चाहते हैं। और मैं भी कई बार आप लोगों को पढ़ाने के बजाय मैं बता देता हूं कि आप गार्डन में पौधों में पानी डाल दो। तो इसके लिए आप अकेले दोषी नहीं हैं, आपके पेरेंट्स भी हैं और मैं खुद भी हूं। टीचर ने उसके बाद ग्रामर पढ़ाना शुरू किया इनको, बच्चों को। और जब वो ग्रामर पढ़ा रहे थे तो यहाँ ये चीज दिखाने की कोशिश की गई है। फ्रेंच कहता है कि टीचर इतने मन लगा करके हमें पढ़ा रहे थे, इतने कंसंट्रेटेड वे से हमें पढ़ा रहे थे, ऐसा लग रहा था जैसे टीचर ये चाहते हो कि जो कुछ भी उनके अपने दिमाग में है वो एक स्ट्रोक के अंदर ही, एक झटके के अंदर ही सब चीजें हमारे दिमाग में डाल दे। टीचर ऐसा सोच रहा था। ग्रामर के बाद उन्होंने फिर राइटिंग नोटबुक्स निकाली और उन्होंने उन राइटिंग बुक्स के ऊपर लिखा हुआ था फ्रांस फ्रांस आल्सेस, फ्रांस आल्सेस, फ्रांस आल्सेस, फ्रांस आल्सेस, और वो सब कॉपियां बच्चों में डिस्ट्रीब्यूट कर दी। फ्रांस बता रहा है कि ऐसा लगा जैसे कि पूरी क्लासरूम के अंदर फ्रांस का फ्लैग, झंडा लहरा गया हो। हर बच्चे के हाथ में वो नोटबुक्स थी। जब सब बच्चे अपना अपना कार्य कर रहे थे तो फ्रेंड्स ने देखा कि टीचर, ही वॉज वेरी सैड एंड ही वॉज इन हिज चेयर, ही वॉज वॉचिंग एवरीथिंग इन टू द क्लासरूम, इट अपीयर्ड एज इफ ही वॉज फिक्सिंग हिज आईज ऑन दोज ऑब्जेक्ट्स। ऐसा लग रहा था कि टीचर वो जो चीजें जहां जहां लगी हुई थी उन पर फिक्स करके उन सब चीजों को अपने दिमाग के अंदर स्कैन करना चाह रहे थे। बड़ा मिजरेबल सीन है बच्चों यहाँ पर, ऐसा लगता है, बड़ा इमोशनल सीन है यहाँ पर। ऐसा लगता है कि टीचर हर चीज को, जिनको उन्होंने अभी तक यहाँ पर मेंटेन किया था स्कूल के अंदर, उन सब चीजों को देख देख करके बहुत ही परेशान हो रहे हैं, बहुत दुखी हो रहे हैं। उन्होंने इसके बाद फिर उन्होंने लैंग्वेज पढ़ाना शुरू किया और जब वो करवा ही रहे थे तभी अचानक चर्च के अंदर 12 बजे का घंटा बज जाता है और घंटे के साथ ही सब लोग खड़े हो जाते हैं और प्रेयर करते हैं। उस प्रेयर के अंदर फ्रेंड्स ने महसूस किया कि जो गांव के जो लोग आए हुए थे, जो पीपल आए हुए थे, वो जब गाने की कोशिश कर रहे थे तो उनके मुंह से गाना नहीं आ रहा था, बल्कि क्राइंग साउंड्स आ रही थी। वो रो रहे थे, सब के सब रो रहे थे। ऐसा प्रतीत हो रहा था जैसे कि वो गाने के बजाय कोई शोक सभा यहां पर मनाने आ रहे हों। उसके बाद हेमल ने दोबारा खड़े होकर के और बच्चों को संबोधित करने की कोशिश की, लेकिन अब की बार वो संबोधित नहीं कर पाए। और ये लास्ट लाइन से मैं आप लोगों को चाहूंगा कि आप हेमल के द्वारा जो लास्ट लाइनें हैं उनको आप जरूर देखें। एच हेमल बोलते हैं, माय फ्रेंड्स। लेकिन बच्चों जब वो माय फ्रेंड्स बोलते हैं तो जिस ढंग से मैं बोल रहा हूं इस तरह से आवाज उनकी नहीं आई थी, उनका गला भरा आया था। इमोशंस इतने ज्यादा आ गए थे कि वो इस तरीके से नहीं बोल पाए। आगे बोलने की उन्होंने कोशिश की, आई, लेकिन ऐसा लगा एज इफ हिज थ्रोट वाज चॉक्ड, ऐसा लगा जैसे गला उनका रुक गया हो। भावनाओं के बहाव के अंदर उनकी आंखों में आंसू आ गए और उनका गला भर आया। अब वो आगे नहीं बोल पाए, बोलने की कोशिश की लेकिन वो नहीं बोल पाए। ऐसी ही स्थिति होती है जब 40 इयर्स तक लगातार एक टीचर ने, 40 साल तक जिस टीचर ने जिस स्कूल के अंदर काम किया हो, और ये वही टीचर है जिन्होंने 40 साल तक स्कूल को मेंटेन किया। इन्हीं के समय के अंदर जो बेंचेज बनी हुई थी आज वो घस घस करके शार्प हो गई थी। इन्होंने ही यहाँ आकर के बड़े बड़े सुंदर पेड़ पौधे लगाए थे जो आज बड़े बड़े पेड़ बन गए हैं। आज वही टीचर हमेशा के लिए यहाँ से छोड़ के जा रहे हैं। ये इमोशनल अटैचमेंट यहाँ पर दिखाने की कोशिश की है। उनका गला भर आया और वो बोल नहीं पाए, और फिर दीवार का सहारा लेकर के उन्होंने एक पीस ऑफ चौक उठाया और उन्होंने लिखा वाइव ला फ्रांस। यहां गौर कीजिए, वाइव ला फ्रांस का मतलब क्या हुआ? लॉन्ग लिव फ्रांस, लॉन्ग लिव फ्रांस।
लॉन्ग लिव फ्रांस, कि फ्रांस तुम्हारी बड़ी उम्र हो, तुम सदा सदा के लिए जियो, तुम अमर रहो फ्रांस। और वो इसके साथ ही वहां से हट जाते हैं और वो एक इशारा से, एक बॉडी लैंग्वेज एक इशारा करते हैं और कहते हैं कि टुडे द क्लास इज डिसमिस्ड। इसके साथ ही बच्चों तुम्हारा ये चैप्टर फिनिश हो जाता है। अब बच्चों आओ जरा इस चैप्टर के अंदर राइटर क्या कहना चाहता है। आइए, मैं एक टॉपिक जो आप लोगों को पहले करवाना था वो मैं भूल गया, चलिए मैं अब आप लोगों को बता देता हूं। बच्चों ये कुछ न्यू वर्ड्स हैं आप लोगों के लिए जो इस चैप्टर के अंदर आए हैं। ये टेम्पटिंग वर्ड आया है, ये टेम्पटिंग आप लोगों को पेज नंबर 2 पर फर्स्ट पैराग्राफ में लाइन 2 के अंदर आया, इसका मतलब एक्साइटमेंट है। ये रेसिस्ट वर्ड आया है, ये पेज नंबर 2 पर फर्स्ट पैराग्राफ में लास्ट लाइन के अंदर है, इसका मतलब होता है कंट्रोल। अगला है अप्रेंटिस, ये आपको पेज नंबर 3 के ऊपर फर्स्ट पैराग्राफ में सेकंड लाइन में है, इसका मतलब होता है असिस्टेंट जो कार्य करता है, हेड नहीं होता, सीखने वाला अप्रेंटिस होता है। बस्टल, बस्टल का मतलब होता है नॉइज, बहुत अधिक शोर होना, ये क्लासरूम के अंदर जो नॉइज होती है उसके बारे में कहा गया। रैपिंग का मतलब होता है हिटिंग, जब टीचर डंडे को टेबल के ऊपर हिट करता है बार बार, उसको रैपिंग कहा गया है। ब्लस्ट, ब्लस्ट का मतलब होता है क्रिम्सन, यानी कि शर्म से लाल पीला हो जाना। जब फ्रेंड्स क्लासरूम में गया है और उसने देखा कि यहां पर तो पिन ड्रॉप साइलेंस है, उस वक्त ये ब्लस्ट उनके लिए वर्ड प्रयोग किया गया था। कोमोशन का मतलब सडन नॉइज, ये वही है क्लासरूम के अंदर जो नॉइज होती थी उसको कोमोशन कहा गया। फ्रिल्ड, फ्रिल्ड का मतलब होता है डेकोरेटेड, जो टीचर ने जो हैट वगैरह लगा रखे थे वो डेकोरेटेड थे। उसके बाद ट्रम्पेट, ट्रम्पेट एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट होता है जो जनरली आर्मी पर्सन विजय गान गाते हैं, उसको ट्रम्पेट कहते हैं। और क्रैंकी, क्रैंकी का मतलब होता है हाफ मैड, यहां पर ये वर्ड टीचर के लिए प्रयोग किया गया था कि जो क्रैंकी नजर आता था अब वो बहुत अच्छे लग रहे थे। चोक, चोक का मतलब होता है ब्लॉक करना होता है किसी चीज को, जब टीचर लास्ट के अंदर बोलने की कोशिश करता है तो बोल नहीं पाए क्योंकि उनका जो गला था इट अपीयर्ड एज इफ इट वाज चोक्ड। तो ये वर्ड थे बेटे। अब बात आती है कि इस चैप्टर के अंदर कुछ क्वेश्चंस बनते हैं, मैं उनको डिस्कस करना चाहता हूं। पहला है बच्चों, एक क्वेश्चन बनता है कि जब ये लोग नीचे बैठे टीचर पढ़ा रहे थे तो बार बार ऊपर छत के ऊपर साउंड आ रहे थे ट्रंक को आगे पीछे खींचने की। अब वो ट्रंक कौन खींच रहा था? शी वाज सिस्टर ऑफ एम हेमल, एम हेमल की बहन ऊपर ट्रंक्स को जो सर के जो एम हेमल के सामान था उनको पैक कर रही थी, तो उनकी आवाज आ रही थी। तो यहां क्वेश्चन आता है बच्चों, व्हाई द सिस्टर वाज पैकिंग ऑल द लगेज, व्हाई नॉट हिज वाइफ? उनकी बीबी क्यों पैक नहीं कर रही थी, उनकी बहन ही क्यों पैक कर रही थी? बच्चों यहां राइटर ने इनडायरेक्ट वे से बहुत कुछ बताने की कोशिश की है। यहां ये बताने की कोशिश की है कि द टीचर वाज अनमैरिड, टीचर की शादी ही नहीं हुई थी, उनकी बहन उनके साथ रह रही है उनके हेल्प करने के लिए। और ये एक और कैरेक्टरिस्टिक है हेमल की यहां पर दिखाने की कोशिश, ही वाज कंप्लीटली डिवोटेड इनटू द स्टूडेंट्स एंड द स्कूल, ऐसा डिवोटी टीचर यहां पर दिखाने की कोशिश किया एम हेमल को। विलेजर्स विजिट, यहां एक क्वेश्चन बनता आपको, व्हाई डिड द विलेजर्स विजिट द स्कूल? Why Mr. Hodger, Mr. Mayor and Mr. Postmaster, why they visited the school? वो क्यों आए स्कूल के अंदर, किस काम के लिए आए थे? तो बच्चों यहां उनका आंसर बनता है कि perhaps this was the way of thanking to the teacher. The teacher who has devoted his 40 years into the school, who has given his services for 40 years in this school, so perhaps this was the way of thanking the teacher of the villagers. शायद ये गांव वालों का टीचर को धन्यवाद करने का एक तरीका था। दूसरा, शायद the villagers were also full of grief and they also wanted to give a homage to their language and their country. वो भी शायद अपने देश को और अपनी भाषा को एक होमेज देना वो भी चाह रहे थे। नेक्स्ट है बर्लिन ऑर्डर्स, व्हाट वर द ऑर्डर्स फ्रॉम बर्लिन? बर्लिन से क्या आदेश आए? बर्लिन से ऑर्डर्स आए दैट नाउ द जर्मन लैंग्वेज विल बी टॉट ओनली इनटू दीज डिस्ट्रिक्ट्स अल्सेस एंड लोरेन, ओनली जर्मन लैंग्वेज विल बी टॉट। द टीचर ऑफ जर्मन was coming, the teacher of German was coming the next day and the French teacher was replaced. उस फ्रेंच टीचर को वहां से रिप्लेस कर दिया गया और उसकी जगह कौन आ गए? जर्मन टीचर आ गए। नेक्स्ट, मैसेज क्या देना चाहता है ये चैप्टर? क्या मैसेज दे रहा है आप लोगों को? चैप्टर हमको मैसेज दे रहा है कि व्हाट आर द इफेक्ट ऑफ द वार्स ऑन द कॉमन पीपल, साधारण लोगों के ऊपर युद्ध का क्या असर होता है। दूसरा, हमें ये भी मैसेज देने की कोशिश की है। हेमल यहां पर बताता है, जब वो लैंग्वेज का चैप्टर पढ़ा रहा है तब उनको बताता है कि स्टूडेंट्स, अगर आप लोगों को अपनी भाषा के ऊपर होल्ड है तो अगर आप लोगों को कोई स्लेव भी बना लेता, दास भी बना लेता और आपको कोई प्रिजन में डाल देता है, और अगर आप लोगों को अपनी भाषा के ऊपर होल्ड है तो आपके पास
वो भाषा आपकी जेल की चाबी होगी, यानी कि आप जब चाहे अपनी भाषा का प्रयोग करके जेल से निकल सकते हैं, ऐसा हेमल बताना चाहता है। इट मीन्स हेमल इज गिविंग स्ट्रेस ऑन द इंपॉर्टेंस ऑफ द लैंग्वेज। नेक्स्ट है पिजन सिंगिंग। एक बच्चों ये एक बड़ा अच्छा क्वेश्चन बनता है, पिजन सिंगिंग। जब टीचर पढ़ा रहा होता है और बच्चों को ये पता लगा है कि बर्लिन से नोटिस आ गए हैं कि अब फ्रेंच लैंग्वेज को हटा दिया जाएगा यहाँ से और जर्मन पढ़ाया जाएगा, उसी वक्त एक पिजन कबूतर क्लासरूम में आकर के खिड़की के ऊपर आकर के वो कूइंग कर रहा है, वो गाना गा रहा है। तो फ्रेंच बोलता है कि क्या जर्मन जो लोग हमें कंपेल कर रहे हैं जर्मन भाषा बोलने के लिए, क्या वो इन कबूतरों की भी भाषा बदलवा देंगे? यानी कि कहने का तात्पर्य यह है कि इंसान केवल इंसान के द्वारा बनाई हुई बाउंड्रीज को कंट्रोल कर सकता है, उनको जीत सकता है, वो प्रकृति को नहीं बदल सकता। ये बातें यहां पर बताने की कोशिश की हैं। तो इस तरह से बच्चों ये पूरे का पूरा चैप्टर आप लोगों का हो गया है। द लास्ट लेसन हमने इसके ऊपर डिस्कस किया, हमने इसका सेंट्रल आइडिया डिस्कस किया, इसका पॉइंट टू पॉइंट हमने इसको पूरी समरी को भी पढ़ा, इसके मुख्य क्वेश्चंस क्या बनते हैं हमने उनके ऊपर भी डिस्कस किया। अगर आप लोगों को और ज्यादा इनके रिटर्न क्वेश्चंस चाहिए तो आप डिस्क्रिप्शन में चले जाइए, वहां पर आप लोगों को इनके आंसर्स मिल जाएंगे। आप लोगों ने इस चैप्टर के अंदर यूरोप की हिस्ट्री का एक छोटा हिस्सा फ्रैंको पर्शियन वार भी देखा और इसके न्यू वर्ड्स भी आप लोगों ने देखा। स्टूडेंट्स, चैप्टर को आप लोग लाइक करना ना भूलें, आप इसको शेयर भी करें और सब्सक्राइब भी जरूर करें। तो आज के लिए बच्चों बस इतना ही। दैट्स ओके, थैंक यू, हैव ए गुड डे।